सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें हमने जो मौर्य साम्राज्य को चालू किया था उसकी उत्पत्ति, ठीक है, विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, जो भी उसकी विजय थी वो पढ़ ली थी। इसके बाद हमने बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था अशोक चल रहा था। अशोक में हमने कल अशोक की जो पत्नियां हैं वो पढ़ ली थी, अशोक के पुत्रों के बारे में पढ़ा था, पुत्रियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था, किसने इसको दीक्षित किया। जैसे दीपवंश महावंश के अनुसार न्युग्रोध ने किया या निग्रोध ने किया, और जो दिव्यावदान है उसके अनुसार उपगुप्त या बाल पंडित समुद्र ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर हम बात करें, एक ग्रंथ है अशोकावदान। अशोकावदान में अशोक की जो माता है उसका नाम सुभद्रांगी ये बताया गया है, जिसको दक्षिण भारत में जो है भद्रा भी कहा गया है। दक्षिण भारत के इतिहास में उसको किस नाम से पुकारा गया है? भद्रा के नाम से पुकारा गया है। ये छोटा सा बीच में था, ये देखें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। तो 12वीं के इतिहास के हिसाब से आपको ये भी ध्यान रखना है, अभिलेख कहेंगे किसे? किसी धातु या किसी पत्थर की कठोर सतह पर, या तो धातु या पत्थर की कठोर सतह पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं, जिन्हें सामान्यतः लिखने वाला अपनी प्रशंसा में लिखवाता है। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, विश्व में अगर अभिलेख की बात करें सबसे प्राचीनतम जो है वो बोगज कोई का लेख है, एशिया माइनर तुर्की से मिला है, 1400 ईसा पूर्व का है। वो हम वैदिक काल में, वैसे आपकी 12वीं में लगा नहीं है, तो वो है उसमें जो वैदिक कालीन देवता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, उनका उल्लेख किया गया है, वो अलग चीज़ है। भारत में वैसे तो प्राचीन अभिलेख महास्थान का है, पिपरवा का लेख है या सोगोरा का है, लेकिन अगर हम बात करें नियमित रूप से परंपरा की, कि नियमित रूप से भारत में अशोक अभिलेख लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? अशोक आ जाएगा। नियमित रूप से भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की? अशोक ने की। दूसरा, अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो देखिए, अशोक को प्रेरणा मिली है, ईरान का शासक है, ईरान के शासक दारा प्रथम कह दें, या उसको हम कह दें डेरियस फर्स्ट। इससे मिली है। बेहिस्तून का, पर्सिपोलिस का, नक्शे रुस्तम का जो इनके लेख थे, इनके लेख भी मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि भारतीय साम्राज्य तक, भारत तक इनका जो है सीमा छूने लगी थी, ठीक है। ईरान के शासक दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट से प्रेरणा मिली है। एक तो ये देखें। अशोक के अभिलेखों का पता लगाने की बात करें हम, तो पता लगाया गया सबसे पहले 1750 ईस्वी में, एक विद्वान था टिफिन थेलर। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की बात करें तो इसको सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया, और विद्वान है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक है। और जो पढ़ा वो दिल्ली टोपरा का लेख जो था, वो स्तंभ लेख, उसको सबसे पहले पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप ने जो इसमें उपाधि दी गई है इसकी, अशोक की, देवनाम प्रियम की, ठीक है, उस उपाधि का अंदाजा लगा लिया पहले श्रीलंका के शासक तिस से। पहले जेम्स प्रिंसेप ने जो अंदाजा लगाया वो श्रीलंका के शासक तिस को समझा। टर्नर पहला विद्वान था जिसने ये बताया कि जो देवनाम प्रियम की उपाधि है वो किसके द्वारा ली गई है? अशोक के द्वारा ली गई है, ठीक है। वैसे अशोक के पौत्र दशरथ ने भी ली थी, और उसके अलावा श्रीलंका के शासक तिस ने भी ली थी। तो टर्नर ने पहला विद्वान था जिसने बताया कि ये उपाधि जो है किसकी है? अशोक की है, ठीक है। ये अशोक की, ये हो गया पढ़ने वाला। अब देखें अशोक के अभिलेखों की भाषा की हम बात करें तो भाषा निश्चित रूप से प्राकृत है। किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। अगर लिपि की बात करें तो ब्रह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी, ये लिपि हो जाएगी और ये भाषा हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए अधिकांश भारत में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? भारत आ जाएगा। भारत में इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्रह्मी लिपि है। 2 स्थान है पाकिस्तान में, एक है शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा। दोनों स्थान पाकिस्तान में है। यहाँ जो लिपि प्रयोग में ली गई है वो लिपि है खरोष्टी। इसके अलावा लगमान से जो मिला है वहाँ जो लिपि है वो है अरेमाइक। लगमान या लगनाज,
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, एक कंधार से लेख मिला है जिसको कहते हैं शार ए कुना, स्थान का नाम क्या है, शार ए कुना, कंधार से। ये द्विभाषिक है, ये कैसा है, द्विभाषक है, दो भाषाओं का यूज किया गया है। तो कुल मिला के ये इसके मुख्य मुख्य लेख हो गए। अब हम बात करते हैं अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं, कितने अभिलेख हैं। एक छोटा सा और देखें, इसकी उपाधियों को पहले देख लें, उसके बाद आगे चलेंगे। हम कह सकते हैं इसके उपाधि, या इसको हम कह सकते हैं अन्य नाम। तो देखें, अशोक को जो है एक तो उपाधि इसकी देवनाम प्रियम। देवनाम प्रियम का अर्थ होता है जो देवताओं को प्रिय हो, जो देवताओं को प्रिय हो। एक इसकी उपाधि है पियदस्सी। पियदस्सी का अर्थ होता है सुनहरी मुखाकृति वाला, गोल्डन फेस, सुनहरी मुखाकृति वाला, ठीक है। इसके अलावा अशोक को बौद्ध ग्रंथों ने पहले चंडाशोक कहा है। ऐसा कहा क्या, ऐसे किंवदंती है कि कुछ स्त्रियों ने इसको जो है इसकी आलोचना कर दी थी, तो उसके बाद इसने जो है उनको जिंदा जलवा दिया था, ठीक है। एक यातना ग्रह भी बनवाया था। तो बौद्ध ग्रंथों ने ये साबित करने की कोशिश की कि प्रारंभ में जो है ये चंडाशोक था, लेकिन बाद में जैसे इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसके बाद में जो है ये इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। चंडाशोक कहा है बौद्ध ग्रंथों ने। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहकर पुकारा गया है। नारायणनाथ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो प्राचीनतम विवरण है वो रुद्रदमन का जूनागढ़ लेख है। दोनों का नाम जहाँ एक साथ मिलता है, जो विवरण मिलता है वो अशोक वर्धन कहा गया पुराणों में, ठीक है। इसके अलावा मास्की का जो लोग लेख है उसमें इसको बुद्ध साक्य, मास्की कर्नाटक में जो लेख है इसको क्या कहा गया है, बुद्ध साक्य। इसके अलावा जो बाबरू का शिलालेख है जयपुर बैराड़ से जो मिला है, इसमें अशोक जो है बाबरू के लेख में ये स्वीकार करता है कि वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के तीरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है, व्यक्तिगत रूप से इन पर विश्वास करता है। एक चीज ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के तीरत्न अगर हैं तो सीधा सीधा अलग है, प्रज्ञाशील और समाधि ये बौद्ध धर्म के तीरत्न है। लेकिन यहाँ बाबरू के शिलालेख में जो है बौद्ध धर्म के तीरत्नों की बात करें, भी अशोक जो कह रहा है कि मैं बौद्ध धर्म के इन तीरत्नों पर विश्वास करता हूँ। ये कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ में मैं विश्वास करता हूँ, ये अशोक कह रहा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ये तो अशोक के जो उपनाम है यानी उपाधियाँ हैं वो ध्यान रखना। देवनाम प्रियम की जो उपाधि है वो अशोक के अलावा अशोक के पौत्र दशरथ ने भी ली थी और श्रीलंका के शासक तिस्स ने भी ली थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। अभिलेख मैंने कहा था आपको उस दिन पहले दिन जब पढ़ाया था, अभिलेख 5 प्रकार के बताए थे कि स्तंभ लेख भी शामिल है, शिलालेख भी शामिल है, गुहा लेख भी शामिल है, मूर्ति लेख भी शामिल है और ताम्रपत्र भी शामिल है, ठीक है। अब देखा अशोक के अभिलेख, स्तंभ शिलालेख की बात करें हम तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, ठीक है। और ये 8 स्थानों से मिले हैं। यहां पर ये नहीं है कि 14 स्थानों से 14 शिलालेख, वो नहीं, ये लेख हैं 14 लेख लिखे हुए हैं। कितने स्थानों से मिले, 8 स्थानों से। तो 8 स्थान आपको जो याद करने हैं देखें उसको, अगर थोड़ा सा देखेंगे, शाहबाज गढ़ी 1, मानसेहरा 1, 2, ये पाकिस्तान की बात हो गई, ठीक है। फिर बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 2 मिले हैं, धौली व जोगढ़, ये 4 हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम गुजरात की, तो गुजरात में मिला है किरनार से, ठीक है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से मिला है सोपारा से। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कलसी देहरादून से, ठीक है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र की बात करें तो हमें जो मिला है वो एरागुड्डी से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 और 8, ये 8 स्थानों से हमें इसके लेख मिले। 12वीं वाले ध्यान दें, आपको इतना याद नहीं करना है, आपको शाहबाज गढ़ी और मानसेरा का याद करना है, खरोष्टी लिपि में है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहा है, इसलिए 12वीं वाले इसको केवल इतना ही पढ़ना है। शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, जेम्स प्रिंसेप को आपको याद करना है, इतना डीपली जो आपको नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा 12वीं के लेवल से ऊपर का चलाया जा रहा है, ठीक है। तो 12वीं वाले ध्यान दें, इसको इतना आपको याद नहीं करना है कि 8 कौन से हैं, इतना आपको उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गए इसके शिलालेख। अब इसके 14 जो शिलालेख हैं उनमें क्या क्या है, वैसे तो 12वीं में नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको संक्षिप्त में देख लें कि 14 जो लेख हैं उनमें क्या क्या लिखा गया है। देखें, तो 14 में हम देखें जो इसका प्रथम लेख है, प्रथम लेख में इसने जीव हत्या पर रोक की बात कही है। अशोक ने किस पर रोक की बात कही है? जीव हत्या पर। और ये कहा गया है कि जो राजकीय पाकशाला है या राजकीय जहाँ भोजनालय बनता है वहाँ प्रतिदिन जो है 2 मोर और 1 हिरण को मारा जाता है, लेकिन भविष्य में इसको भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी बात करें, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चिकित्सालय की बात करता है। दूसरे में वृक्ष लगवाने की बात करता है, कुएं खुदवाने की बात करता है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी, जैसे चोल है, पांड्य है, केरल पुत्र है, ठीक है, इन राज्यों में भी ये कहता है कि मैं चिकित्सालय बनवाए हैं मैंने, ये उल्लेख करता है पड़ोसी राज्यों का भी। दूसरे में, तीसरे में ये क्या कहता है कि मैंने अपने शासन के 12वें वर्ष में, शासन के कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। इनका काम ये है कि ये प्रति 5 वर्ष में जनता के बीच में जाएं और वहाँ पर जाकर जो है जनता में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करें कि धम्म क्या है। धम्म मैंने आपको कल बताया था, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में परिभाषा दी गई है। परिभाषा जो 12वीं के हिसाब से याद करनी है वो यही है, अपासीनवे बहु गयाते दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चै धम्म। यानी कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए जिस आचार संहिता का निर्माण किया उसे धम्म कहा गया। और धम्म जो है वो दूसरे स्तंभलेख और 7वें स्तंभलेख में, शिलालेख नहीं लिखेंगे, दूसरा स्तंभलेख और 7वां स्तंभलेख में परिभाषित किया गया है। तो 12वें वर्ष में युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक अधिकारियों की नियुक्ति की। रज्जुक का 12वीं वालों को इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इस रज्जुक को अपने शासन के 26वें वर्ष में अशोक ने न्याय संबंधी कार्य भी सौंप दिए थे। हम अशोक की जो प्रशासनिक सुधार है उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12वें वर्ष में युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक इनकी नियुक्ति की। चौथा जो लेख है उसमें धम्म नीति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? धम्म नीति का उल्लेख है, ठीक है। 5वां इंपॉर्टेंट है, 5वें में क्या है कि अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 13वें वर्ष में किसकी नियुक्ति कर दी? धम्म महामात्र, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। धम्म महामात्र नामक अधिकारी किसके लिए किया गया? धम्म के प्रचार के लिए किया, स्पेशली लोगों के बीच में जाकर लोक कल्याणकारी काम करे। जिन कैदियों को, जिन लोगों को गलती से या उनका दोषी ना होते हुए सजा हो गई है उनकी रिहाई की बात करें, या जो लोग उन पर आश्रित हैं उन लोगों की सहायता करें। ये सब काम किसका था? धम्म महामात्र का। छठे जो लेख है उसमें अशोक कहता है, नियुक्ति करता है किसकी? प्रतिवेदकों की नियुक्ति करता है। अब प्रतिवेदकों, ये भी 12वीं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदकों की नियुक्ति का मतलब क्या हो गया कि अशोक ये कहता है कि मेरी जनता किस हाल में है, उनको कष्ट है या नहीं, या उनकी जो सुख दुख की हर खबर है वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंचाने का काम कौन करेंगे? प्रतिवेदक करेंगे। ये बात कहता है अशोक कौन से में? छठे में। 7वें में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है अशोक, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है। फिर देखें 8वें में, 8वें में कहता है जो आखेटक है, आखेट निषिद्ध, आखेट यानी कि शिकार पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात करता है। 9वें में कह रहा है कि हम विवाह अवसर पर, यज्ञ कर्म कांड पर जो भी आडंबर करते हैं वो आडंबर हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद करें हम 10वीं की, तो 10वें में अशोक कहता है जो यश है, कीर्ति है, ठीक है, या जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, ये जो है इन सब का त्याग की बात करता है। 11वें में, 11वां जो स्तंभ लेख है उसमें वही जो चौथे में है, धम्म नीति की विस्तृत व्याख्या की गई है, ठीक है। और जो 12वां शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है।
धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, और ये कहता है कि मैंने स्त्रियों की रक्षा के लिए स्त्राध्यक्ष की बात करता है, चारागाह भूमि के लिए व्रज भूमि अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए जो अंतपाल है उसकी नियुक्ति की बात करता है, ये 12वें में करता है। 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है इसका, जिसमें एक तो किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये पूछा जाए कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है, तो 13वें शिलालेख में है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ा लेख हो गया, कलिंग युद्ध का वर्णन हो गया, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख हो गया, ये सब 13वें में है। 14वें की बात करें, 14 में ये कहता है कि मैंने शिलालेख खुदवाए हैं जनता के लिए, और भविष्य में भी अगर मैं इसी तरह का काम करता रहूँगा, इनमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं और भविष्य में जो है वो शिलालेख खुदवाने का काम करूँगा। तो ये सब जो है अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो हैं। दोबारा देखें, 12वीं वालों को ध्यान रखें, 12वीं वालों को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर का मैटर है। 12वीं वालों को जो ध्यान रखना है वो ये याद करना है एक तो, ठीक है, दूसरा ये याद करना है, ये याद करना है क्योंकि हम अशोक के प्रशासनिक सुधार में पढ़ेंगे, ठीक है। एक धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करनी है हमें, ठीक है। और इसके बाद हम जो है 11वां जो लेख है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, धम्म नीति के बारे में बात करेंगे अशोक की, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ये आपको पढ़नी है। लेकिन हम देखें, पहले में जीव हत्या को निषिद्ध करता है, कहता है कि 2 मोर और 1 हिरण जो है वो राजकीय उसमें भोजनशाला में बनाया जा रहा है प्रतिदिन, लेकिन उसको भी मैं भविष्य बंद कर दूंगा। फिर चिकित्सालय देखें, दोनों के लिए, पशुओं के लिए भी, जानवरों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। इसके अलावा ये कहता है कि जो मेरे पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी मैंने इस तरह का काम करवाया है। 12वें वर्ष तीसरे में देखें, तीसरा 3 अधिकारी हैं, युक्त प्रादेशिक रज्जुक, तीनों अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, और ये कहता है कि ये प्रति 5 वर्ष में जनता के बीच में जाएं और ये मुझे जानकारी दें, ठीक है। और 26वें वर्ष में जो है रज्जुक को न्याय संबंधी अधिकार सौंप देता है, ये 12th में लगा हुआ है। 4थे में धम्म नीति की व्याख्या है। 5वां इंपॉर्टेंट है, ये हमने 13वें वर्ष में किसकी नियुक्ति कर दी, धम्म महामात्र की। 12वीं वाले ध्यान दें कि अगर ये पूछा जाए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की, तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया। इसके बाद देखिए हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो 5वां हो गया। इसके बाद 6ठा देखें, इसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, इंपॉर्टेंट है, 12वीं के हिसाब से आया हुआ है 12वीं में कि अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति क्यों की, तो प्रजा की जो भी सुख दुख की खबर है वह अशोक तक हर पल प्रतिपल पहुंचे, इसके लिए इसने किसकी नियुक्ति कर दी, प्रतिवेदकों की। 7वें में सांप्रदायिक सद्भाव की, हर जाति हर धर्म के लिए हर स्थान आरक्षित हो, इस तरह की बात कही गई है। आखेट निषेध, शिकार पर निषेध किया गया 8वें में। 9वें में कहा है कि यज्ञ कर्मकांड जो भी करते हैं उनको, उन पर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है, ठीक है। 10वें में यश कीर्ति और उपलब्धियों की जो है वो आलोचना की गई है। 11वें में वापस धम्म नीति, 4था और 11वां एक जैसा, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है, स्त्राध्यक्ष व्रजभूमि अध्यक्ष, स्त्राध्यक्ष व्रजभूमि अध्यक्ष, ठीक है, इनकी बात करता है। 13वें में कलिंग का सबसे बड़ा यही है शिलालेख, और कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें है। 14वें में कहता है कि भविष्य में शिलालेख खुलाऊंगा और कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं और उनका उसमें भविष्य में उनके ऊपर सुधार करूंगा। तो ये अशोक के जो है ये 14 लेख हैं, ठीक है। 12वीं वालों को 14 के 14 लेख नहीं याद करने हैं, मैंने जो बता दिया आपको इंपॉर्टेंट वही याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कितनी संख्या है? 7। कितने स्थानों से मिले? 6। वही स्तंभ पर 7 लेख उत्कीर्ण है, ठीक है, 6 स्थानों से मिले। 6 स्थान कौन से हैं? तो देखें, लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़। ये मैंने आपको बताया था मौर्य के पहले वीडियो में कि लोरिया नंदनगढ़ जो है, इसको इस पर जो मोर की आकृति होने के कारण ग्रुनवेडल महोदय ने जो मौर्य है उनका जो राजकीय चिन्ह है वो मोर को माना था, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रामपुरवा, ठीक है, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। इसके बाद देखें हम प्रयाग, ठीक है। इसके अलावा हम देखें दिल्ली, टोपरा, और लास्ट देखें दिल्ली, मेरठ। ये 2 नाम इसलिए हैं क्योंकि ये टोपरा से लाया गया हरियाणा से और ये मेरठ से लाया गया उत्तर प्रदेश से। ये फिरोज शाह तुगलक लेके आया, ये भी फिरोज शाह तुगलक
जो है जो स्थापित करवाया। ठीक है, अब देखें हमें ये तीनों बिहार में हैं। ठीक है, ये दिल्ली में है ही, पहले टोपरा में था, वो मेरठ में था पहले, अब दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया। ठीक है, प्रयाग की बात करें तो ये मूलतः कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। अकबर के समय इसको स्थापित करवाया गया कहाँ पर, प्रयाग में। अब नॉर्मली अगर 12वीं वालों को ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो आंसर आपको समुद्रगुप्त देना है, अशोक नहीं देना है। लेकिन आपसे पूछे थे प्रयाग प्रशस्ति मूलतः किसका लेख था, तो अशोक का लेख था। कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। अकबर ने उसको स्थापित करवा दिया कहाँ पर, प्रयाग में करवा दिया। हरिसेन इसका रचयिता है। जो भी ये चंपू शैली है, जो भी हम विस्तार से हमारे गुप्त साम्राज्य लगा हुआ है अलग से 12वीं में, इसके बाद वही पढ़ेंगे, तो गुप्त साम्राज्य में इसको पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो ये दिल्ली टोपरा हो गया। दिल्ली टोपरा, जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा सबसे पहले, तो वो दिल्ली टोपरा में पढ़ा। ठीक है, तो ये स्तंभ लेख हो गए, 7 स्तंभ लेख हैं। लोरिया राज, लोरिया रंजनगढ़, रामपुरवा, तीनों बिहार में हैं। प्रयाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं। और एक ध्यान और रखनी है कि 7 लेख केवल इसी में है, मतलब 7 जो लेख हैं वो इसी में है, बाकी सब में 6 हैं, ये भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अशोक के नाम की, कि अशोक का नाम अशोक मिला कहाँ है, किन लेखों में मिला है, तो 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक ही मिला है। अगर कर्नाटक में मास्की, इसके अलावा उदयगोलम, मास्की, उदयगोलम, और इसके बाद करें हम गुर्जरा, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, गुर्जरा। तो इन लेखों में अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक ही मिला है। मास्की का लेख हो, उदयगोलम का हो, ठीक है, इन लेखों में अशोक का, नेत्तूर एक और है, नेत्तूर। तो इन चारों लेखों में अशोक का नाम क्या लिखा हुआ मिला है, अशोक। बाकी लेखों में उसकी उपाधियां हैं। ठीक है, लेकिन अशोक का नाम अशोक जो मिला है इन 4 लेखों में मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म की, कि धम्म में शामिल क्या है, धम्म के सिद्धांत क्या है। धम्म हमने परिभाषा पढ़ ली थी, तो धम्म के सिद्धांत पेपर में जब आए कि धम्म, अशोक के धम्म को विस्तार पूर्वक लिखिए, तो सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा वही है, अपासीन वे बहु कयाते दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चैदम, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में उसका उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, परिभाषा दी गई है। फिर आपको धम्म के सिद्धांत बात करें, तो धम्म के सिद्धांत में हम बात करते हैं, तो धम्म के सिद्धांत में क्या क्या है, सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, ठीक है, आडंबरहीनता और लोक कल्याण, ये 4 मुख्य बातों की बात की जा रही है। ठीक है, धम्म के सिद्धांत में लोक कल्याण, सहिष्णुता किसके बीच में, व्यक्तियों के बीच में, विचारों के बीच में, धर्म के बीच में, यानी कि व्यक्तियों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, धर्म में कोई भेदभाव ना हो, विचारों में कोई भेदभाव ना हो। अगर हम अपने विचारों को प्राथमिकता देते हैं तो हमें दूसरे के विचारों में क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, अहिंसा, आपको बताया था मैंने अहिंसा के बारे में। अशोक ने जो अपना जो प्रथम जो शिलालेख है, पहला शिलालेख है, उसमें से अहिंसा के बारे में बता रखा है कि जीव हत्या पर निषेध किया है। ठीक है, तो यह अहिंसा का हो जाएगा। आडंबरहीनता, कर्मकांड, जो यज्ञ है इनका विरोध किया गया, आडंबरहीनता के बारे में बताया गया अशोक ने, मैंने आपको बताया 9वें शिलालेख में बता रखा है। लोक कल्याण की बात करें तो लोक कल्याण के बारे में जैसे उसने वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, ठीक है, सराय बनवाए, ये सब अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में बता रखा है। तो ये सिद्धांत हो गए धम्म के, सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण। 12वीं वाले इसको ध्यान से देखें, ये 4 सिद्धांत हैं, ये किस किस में दिया गया ये है। दूसरा सहिष्णुता की बात करें तो 7वां शिलालेख है जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है 12वें शिलालेख में। तो ये भी याद रखना है अपने को कि ये किस किस में दिया गया है। अगर धम्म के सिद्धांत पेपर में पूछे जाते तो पहली प्राथमिकता इनको ही देनी है। अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं तो आपको वो काम लिखने हैं जो हमारे आदर्श हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों की, भिक्षुओं का, ब्राह्मणों का, श्रमणों का, इनका सम्मान करना, जीव हत्या नहीं करना, सत्य बोलना, पाप नहीं करना, इस तरह के जो काम है वो सिद्धांत में आप लिख सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता 12वीं के हिसाब से आपको यही देनी है। अगर वो ये याद ना रहे तो उनको लिखना है, क्योंकि उत्तर तो यही सही रहेगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। कल हम अशोक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है गुप्त वंश है वो है 12वीं में, वो चलाएंगे आगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें 12वीं के हिसाब से, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको 14 जो शिलालेख बताए उनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको ही नोट करें, ज़्यादा आपके काम के नहीं है। स्तंभ लेख में कितने हैं ये याद करना है, दिल्ली टोपरा का याद करना है, बाकी नहीं करें 12वीं के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा लिखाया जा रहा है, 12वीं के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन ये कम से कम कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है भविष्य में भी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।